सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक से शुरुआत करूंगा कि बेसिकली हेल्थ या जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए। हेल्थ की परिभाषा भी दी है, हेल्थ की WHO ने एक डेफिनेशन दी है कि हेल्थ क्या होना चाहिए। जैसे अपन को जनरली लगता है कि हेल्थ का मतलब होता है कि कोई बीमारी ना रहे, या डिसीज फ्री लाइफ हेल्थ कहलाती है। हेल्थ में सिर्फ डिसीज फ्री अकेले रहना जरूरी नहीं है। हेल्थ की 3 डायमेंशन WHO ने बताई है कि उसको सोशली, मेंटली और इकोनॉमिक, सोशली, मेंटली और इकोनॉमिकली भी, इन 3 डायमेंशन में कि उसको सोशली सोशली भी उसको ठीक लगे, इकोनॉमिकली भी उसको वेल अच्छा रहे, और साथ साथ मेंटल रूप से भी वो अगर स्वस्थ रहे तो वही पेशेंट हेल्दी है, या वही पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, वही जो मनुष्य या जो ह्यूमन बींग है वो हेल्दी है। एलोपैथी ने हेल्थ के ऊपर उतना काम नहीं किया है। एलोपैथी सिर्फ डिसीज या बीमारियों को लेके ज्यादा तो उनका मॉडल अच्छा है। अगर हेल्थ के ऊपर किसी ने काम किया है, स्वास्थ्य के ऊपर अगर सबसे ज्यादा काम किया है या कुछ काम हुआ है, तो उसमें मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि पूरे वर्ल्ड वाइज इसकी सबसे अच्छी जो पैथी है वो आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक ने एक स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। हम लोग एलोपैथी में तो जब हमारे पास पेशेंट जब परेशान हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसको कुछ ना कुछ बीमारी रहती है, तब वो हमारे पास आता है और हम उसकी बीमारी का इलाज ज्यादा करते हैं। हमारा कहीं भी फोकस स्वास्थ्य के ऊपर एलोपैथी में उतना नहीं रहता है, या स्वास्थ्य के ऊपर हम उतना वर्क नहीं करते हैं, हेल्थ के ऊपर उतना वर्क नहीं करते हैं जितना कि काम आयुर्वेदिक ने, या प्रीवियसली जितना काम इसके ऊपर आयुर्वेदिक और इन फील्ड में हुआ। तो जो बात हो रही थी कि हेल्थ की सब्जेक्ट में, जैसे जो WHO की डेफिनेशन है कि एक सोशली, मेंटली, फिजिकली वेलबींग अगर है तो हेल्थ है करके, जिसमें 3 मेन पार्ट हैं। सोशली, मेंटली और इकोनॉमिकली भी उसका एक पार्ट है, और फिजिकली भी उनका एक पार्ट है। तो इसके क्या करना चाहिए, क्या इसके मेन इवेंट होना चाहिए, मेन कौन कौन से इनके घटक होना चाहिए काम करने के लिए। फिर से अपन बात करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जो अगर मुख्य घटक है, मुख्य घटक में सबसे पहले न्यूट्रिशन, खान पान। दूसरा जो उसका एक मुख्य घटक होना चाहिए एक्सरसाइज। और तीसरा जो उसका एक मुख्य एलिमेंट है, मुख्य घटक है, वो है नींद, स्लीप। इन 3 चीजों से ही मिलके एक हेल्थ बन सकती है। अगर अपन बात करें कि हेल्दी हेल्दी ह्यूमन या स्वस्थ मनुष्य किसको बोलेंगे, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसका न्यूट्रिशन, डाइट में कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल क्या होना चाहिए, और स्लीप टाइम, स्लीप ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। मैं बात करता हूँ कि हम जैसे मैं आयुर्वेदिक की तो मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है, फिर भी आयुर्वेदिक जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ता रहता हूँ आयुर्वेद के बारे में। सभी लोग उन चीजों से बहुत अच्छे से पहले से जानते होंगे कि आयुर्वेद में 3 चीजों पर बड़ा फोकस किया है। 3 शब्द होते हैं उनके, आहार, विहार और निहार। 3 चीजों पे आयुर्वेद ने बहुत फोकस किया कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, विहार मतलब आपकी वही फिजिकल एक्टिविटी हो गई, और निहार मतलब कि आपके मोशन, या मोशन आपके कैसे होते हैं, आपका पेट वगैरह साफ कैसा होता है। आयुर्वेदिक बेसिक इन 3 चीजों पे डिपेंडेंट रहता है कि आपकी कोई भी डिसीज में वो सब तीनों चीजों पे काम करते हैं। कोई भी अगर बीमारी हुई तो उनका बीमारी का फोकस यहाँ से शुरू होता है कि आपको आहार कैसे लेना है, आपका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली आपको कैसे क्या करना है, और आपके मोशन कैसे हो रहा है। फिर से मैं अपने एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी में इन चीजों को उतना फोकस नहीं होता है। एलोपैथी में फिर सिर्फ डिसीज ही फोकस होता है। एलोपैथी ने अगर देखा जाए तो 90 के डिकेड के बाद में भी, 90 के डिकेड में के बाद इन पे हेल्थ पे उन्होंने काम करना शुरू किया कि हेल्थ के लिए अपन क्या कर सकते हैं। और जो भी स्टडी हुई फिजिकल एक्टिविटी को लेके या डाइट को लेके, वो मैक्सिमम स्टडी अभी लास्ट 10-20 साल में इन चीजों में अवेयरनेस के लिए आई है। मेडिकल जैसे एलोपैथी में जो मॉडल है, एलोपैथी में मॉडल होते हैं कि प्रिवेंटिव केयर के, कि किसी चीज को रोकथाम के कितने लेवल हो सकते हैं। तो कोई भी प्रिवेंटिव केयर के एलोपैथी में 4 लेवल होते हैं। एक फर्स्ट एक वर्ड होता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। पहले इनके बस अपन नाम जाने कि एक प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है, और एक टर्सरी प्रिवेंशन होता है। ये प्रिवेंशन के या कोई भी बीमारी के रोकथाम के अलग अलग लेवल के स्तर हैं कि कौन सी बीमारी को कौन से स्तर तक अपन रोक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसमें प्रीमोडियल पे, मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन की बात करता हूँ।
प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक डायबिटीज पेशेंट को मॉडल लें अपन के, एक पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, तो उसकी डायबिटीज अपन को कंट्रोल करना है ताकि शुगर की कॉम्प्लिकेशन जो होती है फ्यूचर में, जो शुगर से संबंधित कॉम्प्लिकेशन होती है वो ना हो। कि जैसे उसको हार्ट की समस्या हो सकती है भविष्य में, उसको लकवा की समस्या हो सकती है, उसकी किडनी खराब हो सकती है। तो शुगर वाले पेशेंट की शुगर कंट्रोल करना ये प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है, कि शुगर के पेशेंट को और आगे की बीमारियां ना बढ़े। सेकंड नंबर पे होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, की मान लो कोई शुगर के कारण से उसको हार्ट की दिक्कत आ गई है, तो हार्ट की दिक्कत आ गई तो हार्ट का इलाज करना, उसकी एंजियोग्राफी करना, उसकी एंजियोप्लास्टी करना, ये सेकंड प्रिवेंशन कहलाता है। टर्सरी प्रिवेंशन में होता है कि मान लो उसको हार्ट अटैक के बाद उसका हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो और बाद में जो और डिवाइसेस जो यूज करनी होती हैं, पेसमेकर होते हैं, आईसीडी होती है, उनका यूज करना टर्सरी प्रिवेंशन होता है। कि जो भी डिसेबिलिटी हो गई, जो भी डिसेबिलिटी हो गई, तो उसका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम टर्सरी उसमें आते हैं। लेकिन जो इसमें जो मैं सबसे पहले प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो मैंने छोड़ दिया था, सबसे ज्यादा फोकस आज के टाइम पे उस प्रीमोडियल प्रिवेंशन के ऊपर जाता है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन मतलब कि हमें उस शुगर को ही नहीं होने देना है, हम उस डायबिटीज को ही ना होने दें, या जो प्रॉब्लम जहां पे बीमारी स्टार्ट होनी है, वो जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, अपन उस पर ही काम करें कि उसको ब्लड प्रेशर ही ना हो, या उसको शुगर ना हो, या उसको हो सके कि थायराइड ना हो। तो उसके लेवल पे काम करने के लिए जो लेवल है वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है। जैसे जिसको शुगर होनी है, तो शुगर के लिए जो रिस्क फैक्टर रहेंगे, शुगर के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं वो है ओबिसिटी, मोटापा, और फिजिकल इनएक्टिविटी। तो जब जिसको मान लो शुगर होने की रिस्क फैक्टर ज्यादा है या शुगर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर वो फर्स्ट डे से ही या जब उसकी एडल्टहुड शुरू हुई है, जब से वो वयस्क हुआ है, तभी से वो उस पर फोकस होकर काम करे कि वजन ना बढ़ पाए, और साथ फिजिकल एक्टिविटी का अगर ध्यान रखें, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि उसको फ्यूचर में शुगर वगैरह ना, डायबिटीज ना हो पाए, या उसको शुगर ना हो पाए। तो जो आज के टाइम पे पूरा जो वर्ल्ड वाइड जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस है वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन के ऊपर है। कि प्रीमोडियल प्रिवेंशन कि आपको पूरा फोकस रखना है, आपको पूरा ध्यान देना है, इन चीजों पे ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है कि जो डिसीज होनी है, उन डिसीज की जो कॉज है, उनको पहले हद तक रोका जा सके। जो मैंने हेल्थ की डेफिनेशन में या हेल्थ के अवयव में जो मैंने 3 चीजें डिस्कस करी थी, कि जो अपन को डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में क्या क्या चीजें अपन चेंज कर सकते हैं, या किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस होकर अपन को काम करना। तो सबसे फर्स्ट बात हो रही थी इसमें न्यूट्रिशन की, भोजन की, कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। मैं फिर से इन तीनों चीजों की एक बार रिपीट करता हूँ। एक मेरी बात है न्यूट्रिशन को लेके, दूसरी मेरी बात है फिजिकल एक्टिविटी को लेके, और थर्ड मेरा पॉइंट है इस पे स्लीप, नींद को लेके। 3 मेरे इसमें पॉइंट है कि 3 चीजों पे अपन को कैसे कैसे इसमें अपना फोकस होना चाहिए। मैं फिर से एक बार हेल्थ के बारे में फिर से बोलना चाहूंगा। हेल्थ का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बीमारी को दूर करना या बीमारी रहित रहना हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब या स्वस्थ का मतलब ये है कि अपना जो फोकस है, फोकस ऐसा होना चाहिए कि अपन को कोई बीमारी ना हो। जो अभी जो इतना समय आया लास्ट जो लास्ट 19 डिकेड के बाद या लास्ट के 2-3 डिकेड में जो सबसे ज्यादा इसमें जो चेंजेस हुए हैं, या इसमें लोगों की जो इन चीजों में हेल्थ के प्रति धारणाएं बढ़ी हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी रहे हैं। उससे कुछ लोगों ने चीजें कुछ गलत भी उनसे चीजें सीखी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पेशेंट जिनको पहले से जब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे उनको शुगर हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, कोई ना कोई उनको बीमारी जब से उनको शुरू हुई, तो बीमार होने के बाद फिर आदमी क्या करता है कि जो उसकी दवाई लेना चाहिए, दवाई ना लेके, बीमारी की दवाई ना लेके, अब उसको लगता है कि मैं योगा और घूमने से मैं ये कंट्रोल कर लूंगा। मान लो जैसे एक पेशेंट को डायबिटीज हुई, शुगर हुआ, शुगर के बाद वो शुगर की दवाई ना खा के उसका फोकस हो जाता है कि अब मैं योगा करने लगूं और घूमने लगूं तो शायद इससे मेरा कंट्रोल हो जाएगा। वो डेफिनेटली योगा और जो घूमना है वो आपका एक हद तक हेल्प करेगा, एक हद तक आपकी मदद करेगा शुगर कंट्रोल में, लेकिन वो प्राइमरी उसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो प्राथमिक इलाज नहीं है। ये साथ के इलाज है, ये सहयोगी इलाज है। उसमें योगा और घूमना और डाइट कंट्रोल ये सहयोगी इलाज रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे वो हुआ, पहले से कभी अवेयर नहीं रहे अपन, अवेयरनेस अपनी कभी नहीं रही कि अपन घूमना शुरू करें या योगा करें, लेकिन जैसी बीमारी हुई उसको तुरंत याद आ जाता है कि अब घूमना है या योगा करना है। ठीक है, उसके भी कुछ बेनिफिट हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है, ये आपके सहयोगी
सहयोगी अवयव है या सहयोगी आपका वर्क है जिसके साथ साथ आप और अपनी शुगर और ये सब चीज अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, फिर वो दवाई बंद करके वो उनको लगता है कि सिर्फ योगा और हमारे इससे योगा और एक्सरसाइज से हमारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। योगा और एक्सरसाइज से अकेली कंट्रोल नहीं होती, और वो दवाई वगैरह बंद कर देते हैं। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा लॉस हो जाता है, और ज्यादा समस्या बन जाती है। तो ये योगा या घूमना कब की चीज है, जब आप हेल्दी हैं, जैसे आपको अभी कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं। ये अभी की ज्यादा चीजें हैं कि अगर अपन अभी से योगा करेंगे या अभी से अपन घूमना प्रॉपरली रखेंगे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में अपन को डायबिटीज की रिस्क कम हो जाए, हो सकता है अपन को ब्लड प्रेशर की रिस्क कम हो जाए। लेकिन लोग इसको पहले से ना लेके जब बीमारी के इनमें इलाज ढूंढते हैं। योगा लोगों को लगता है कि बीमारी का इलाज है, बीमारी का डेफिनेटली ये इलाज नहीं होता है। ये आपको जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए एक क्षमता बस प्रदान करते हैं। तो फिर से अपने पॉइंट पे आता हूँ, न्यूट्रिशन के ऊपर जो अपनी बात चल रही थी कि अपनी जो 3 मेन चीजों पर अपन को डिस्कस करना है कि न्यूट्रिशन और इन सब चीजों के ऊपर। न्यूट्रिशन में जैसे अपन को पता है कि न्यूट्रिशन में मेन 3 चीजें हो, 4-5 चीजों के मिलकर न्यूट्रिशन होता है। एक अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, जो मोटे मोटे अपने खाने के 5 घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो अपना खाने के जो कंटेंट है, खाने के कंटेंट में ऑलमोस्ट 60 से 65% तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फैट की मात्रा आपके खाने में 30% से कम होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा 15% के लगभग होना चाहिए। और वो सब चीजें जो विटामिन की जो चीजें हैं, विटामिन हैं जो अपने भोजन में उपलब्ध हैं, और जो मिनरल्स जो बाकी अपन बहुत सारी न्यूट्रिशन चीजों से लेते हैं। एक अपन इंडियन थाली या जो भारतीय भोजन होता है, पूरे वर्ल्ड में जो भारतीय भोजन है या जो भारतीय थाली होती है, उसको सबसे आइडियल माना गया है न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, या पोषण तत्वों के हिसाब से जो सबसे अच्छा माना गया वो भारतीय थाली होती है। अपन अपनी खुद की थाली की बात करें, थाली जो अपनी भारतीय थाली है, उसमें एक दाल रहती है, एक हरी सब्जी रहती है, कुछ सलाद के पार्ट होते हैं, रोटी होती है। तो जो आपको दाल है, आपकी जितनी भी डेली रूटीन रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रोटीन की जो रूटीन रिक्वायरमेंट है, वो ऑलमोस्ट 1 कटोरी आपकी दाल पूरा करती है। जो आपकी हरी सब्जी है, ये विटामिन के मल्टीपल सोर्स, विटामिन के जितने भी विटामिन, स्पेशली बी टाइप की जो जितने भी विटामिन है उनका रिचेस्ट सोर्स होता है, जितने भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं। तो एक हरी सब्जी आपको विटामिन देगी, और आपको जो दाल है वो प्रोटीन प्रोवाइड करेगी, और साथ में जो रोटी है या जो आपका चावल है वो आपको कार्बोहाइड्रेट देगा। थाली में और भी जो थाली में आपके साथ में और जो एसोसिएट चीजें होती हैं, आप कभी कर्ड उपयोग करते हैं, आप कभी मठा यूज करते हैं, तो ये आपको बाकी और विटामिन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर भारतीय थाली देखा जाए कि अगर अपन सिर्फ भारतीय थाली की बात करें, तो खाने में चीजें कैसे होना चाहिए वो एकदम 100% उसको प्रूव करती है कि कितने परसेंट आपके फैट होना चाहिए, कितने परसेंट आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। वो एक भारतीय थाली ही इसको अपन आदर्श मान के अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अपन फॉलो करें। खाने का कैसा होना चाहिए, खाने पे भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसेप्ट आते रहते हैं। खाने में जो अभी रिसेंट कंसेप्ट है कि खाना बार बार खाना चाहिए, कि खाने के प्रकार या कितने बार खाना खाना चाहिए, उस पर बहुत बार फोकस होता रहता है, बहुत बार डिस्कशन होता रहता है। अभी जो रिसेंट इसमें हाइपोथेसिस है, रिसेंट जो इसमें कंसेप्ट है, उसमें ये कहना है कि एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कि आप जैसे शाम का प्रोलॉन्ग फास्टिंग मतलब एक निश्चित समय के लिए भूखे रहना। जैसे कि आप मान लो शाम का खाना 7 बजे खा रहे हैं और अगला खाना 10 बजे ले रहे हैं, यानी कि जो आप 15 घंटे बीच में जो खाली पेट रह रहे हैं, ये आपके जो बॉडी में जो आपका एसिड बन रहा है, जो आपके अम्ल रस बनते हैं, उनके निवेदन, उनके डाइजेशन के लिए, खाने के डाइजेशन के लिए, और उसके इक्विलिब्रियम के लिए या उसके डाइजेस्ट होने के लिए एक नया कंसेप्ट है कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग, कि आप जो खाने का जो टाइमिंग होना चाहिए, आप जैसे खाना, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, जो भी आपकी टी या दूध, आपका जो रूटीन जो वर्क है, या हल्का सा उसके साथ ब्रेकफास्ट लें। जो आपका लंच है, लंच का आइडियल टाइम 11 से 12 बजे तक होना चाहिए। कुछ एक दोपहर में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स होना चाहिए 3-3:30 बजे। और जो सबसे ज्यादा फोकस आज के टाइम पे है वो नाइट के खाने के ऊपर है, कि जो रात का खाना है, वो रात का खाना बहुत हद तक थोड़े से शाम तक खिसक जाना चाहिए। यानी कि आपको खाना जो है, जैसे मान लो आप 11-12 बजे तक आपका सोने का टाइम है, 11 बजे सोने का टाइम है,
तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे पहले खाना खाना है। आपको 8 बजे तक, आपका 7-8 बजे तक आपको वो खाना खत्म कर लेना है, या वो खाना खा लेना है। और जो बाकी 7 से 7:30-8 बजे के बाद जो अगला दिन तक है, यानी कि आपको लगभग 14 से 15 घंटे तक कोशिश करना है कि उस टाइम आपको कुछ नहीं खाना है, और एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखनी है कि आपको 15 घंटे ऐसा टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम पे आप कुछ नहीं खाएंगे करके। तो ये बहुत हद तक ये न्यू ईयर कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत हद तक जो लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली जो पेट से संबंधित है, जो बेकार से संबंधित समस्या है, काफी हद तक इन चीजों से पूरी हो सकती है। खाने में आपके सैलेड्स होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी ऐसे इसमें स्टडी है, डाइट के अलग अलग पैटर्न है। कुछ ऐसे मेडिटेरियन डाइट होती है, डिफरेंट डिफरेंट डाइट के पैटर्न आते रहते हैं कि डाइट के पैटर्न कैसे होना चाहिए साइंटिफिक वे में। तो उसमें मेन चीजें, जो मेन सबसे ज्यादा फोकस है, वो ताजी सब्जियों के ऊपर, ताजे फल के ऊपर और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। 3 चीजों पे ज्यादा स्टडी हुई है, 3 चीजों पे ज्यादा फोकस है कि आपको डेली आपके खाने में हरी सब्जी होना चाहिए, ताजे फल होना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स का जो कहना है कि आपको कम से कम एक मुट्ठी बंद करके, आपकी एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स बनते हैं उसमें वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए कि कुछ काजू हो सकते हैं, मुनक्का हो सकते हैं, किशमिश हो सकते हैं, पिंड खजूर हो सकती हैं, मखाने हो सकते हैं। ऐसी चीजें एक मुट्ठी भर के डेली एक लेना है करके। और जैसे इनमें से भी काजू में कुछ साल्टेड होते हैं, कुछ फ्राइड होते हैं, डेफिनेटली उनका उपयोग नहीं करना है। जो नेचुरल वे में काजू बने हैं, जो नेचुरल तरीके के जो काजू हैं, उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है। ये ऑलमोस्ट डाइट के ऊपर चीजें हैं। डाइट में जो सबसे ज्यादा फोकस जो आज के टाइम पे है वो फैट को लेके है, और जो सबसे ज्यादा हमारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हमसे ज्यादा जो ज्यादातर लोग क्वेश्चन करते हैं कि फैट में हम कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सा ऑयल यूज ना करें, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को क्वेश्चन होते हैं। तो फैट के भी 2-3 तरीके के होते हैं। कुछ सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। तो डेफिनेटली जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये फैट में मतलब जितने भी ऑयल हैं या जितने भी घी हैं, जो वेजिटेबल ऑयल हैं, मतलब जो डालडा वगैरह जितने भी ऑयल हैं, ये फैट के मेन सोर्स है, फैट के यही सोर्स होते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट आज के टाइम पे जितने भी, चाहे अपन कोई भी ऑयल खरीदें, सबके अंदर उनकी डिटेल लिखी रहती है कि इसके अंदर कितना ट्रांसफैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना मोनोसैचुरेटेड फैट है, कितना पॉलीसैचुरेटेड फैट है। हर उसके अंदर कंटेंट लिखे रहते हैं। तो कंटेंट देखने के बाद कि जिनके अंदर ट्रांस फैट ज्यादा है या जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा है, उन सब चीजों को अवॉइड करना है। ऑयल के बारे में, या जो घर में जो अपन कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, उसके लिए ये है कि आपको हर 3 महीने में, 4 महीने में आपको ऑयल बदल बदल के लेते रहना चाहिए। जो सेफर जो माने जाते हैं, सेफर जो ऑयल्स माने जाते हैं कि जो ज्यादा अच्छे ऑयल है, वो सनफ्लावर एक अच्छा ऑयल होता है। सेफ्लावर जो जनरली अपने यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पॉम ऑयल ज्यादातर अपने यहाँ पे जो रहते हैं। पॉम ऑयल वगैरह इनका अल्टरनेट लेवल पे इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, बदल बदल के इनका इस्तेमाल होते रहना चाहिए। तो फैट कंटेंट, जो बॉडी के अंदर जो फैट कंटेंट है, उसका विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और देखने में आती है कि लोग बहुत सारे जो डाइटिंग वगैरह की कंसेप्ट है कि डाइट में लोग क्रैश डाइट करते हैं, या कुछ भी कहीं से नेट से उठा के, या कोई भी अनट्रेंड पर्सन से पूछ के कुछ ना कुछ अपने मन से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आते रहते हैं। कहीं कीटो डाइट के कंसेप्ट है, कहीं जी डाइट के कंसेप्ट है। तो जितने भी ये डाइट के कंसेप्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बार प्रॉपर आप पहले वेरीफाई कर लें कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, कि वो वैज्ञानिक तरीके से उससे सहमत है कि नहीं। उसके बाद ही उन चीजों का इस्तेमाल करें, नहीं तो वो डाइट जो प्लान है वो कहीं ना कहीं आपको हार्म भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के बाद में जो मेरा फोकस है, न्यूट्रिशन के बाद जो मेरा मुख्य जो बताना है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। ये भी आपके डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। वर्ल्ड वाइड जैसे अपन बात करें, मोटापा एक सभी बीमारियों की जड़ होती है। जिनको मोटापा है उनको हार्ट, ब्रेन का लकवा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, इन सब चीजों होने की पॉसिबिलिटी, रिस्क फैक्टर सब में 50% से ज्यादा बढ़ जाते हैं कोई भी एक ओबीज पेशेंट में। और ओबिसिटी का कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं, लेकिन अगर मुख्य कारण देखा जाए जेनेटिक तो मुझे बहुत बार ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग एक खुद के वजन कम नहीं हो रहा तो उसको छुपाने के लिए कैसे
बहाना टाइप का हो गया कि हमारे घर में तो सब मोटे ही होते हैं इसलिए हम मोटे हैं। लेकिन मुझे बहुत कहीं तक सही जवाब नहीं लगता कि घर में ही सब मोटे हैं तो हम भी मोटे रहेंगे। ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीके से कोई रीजन नहीं है कि घर में सब मोटे हैं तो अपन भी मोटे होंगे। और वो कहीं ना कहीं जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है वो ना करना पड़े, या फिजिकल एक्टिविटी से बचने के लिए ऐसे जबरदस्ती के बहाने रहते हैं। तो जो बात हो रही है ओबिसिटी की, कि बहुत सारी बीमारियों की अगर कोई मुख्य जड़ है, सबसे ज्यादा कोई अगर बीमारियों का मुख्य सोर्स है तो वो ओबिसिटी। ओबिसिटी को बचने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में जो रिसेंट जो सबसे अच्छे डाटा है कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कैसे होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आज के लोग शुरू करते हैं कि हाँ हमने फिजिकल एक्टिविटी रोज घूमना रोज जाना हमने शुरू किया है, लेकिन पता पड़ा कि 2 घंटे घूमे, 1.5 घंटे तक घूमते रहे और 1.5 किलोमीटर घूम के आ गए। ये फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आएगा। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपको 30 मिनट के अंदर 2 से 2.5 किलोमीटर चलना है। आपको सिर्फ 30 मिनट चलना, 30 मिनट से आपको 31 मिनट चलने की जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपने 2.5 किलोमीटर कवर किया तो ही वो फिजिकल एक्टिविटी की क्राइटेरिया में आएगा। आप 1 घंटे में 2 किलोमीटर घूम के आए हैं तो ये कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है, या आपको उतना फायदे नहीं देगा जितना अपन को लग रहा है, या अपन को लगता रहता है कि हम तो रोज डेली घूमने जा रहे हैं या डेली हमारा घूमना है। तो ये वैज्ञानिक तरीके से एक सही बात है, एक कंसेप्चुअल नहीं है या सही कंसेप्ट नहीं है कि अपन 1 घंटे में 2 किलोमीटर घूम के आए। आपको बिल्कुल आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी वॉच घड़ियां आती हैं, बहुत सारी स्मार्ट वॉच है जो आपके स्टेप काउंट करती है कि आपने कितने स्टेप चले हैं, और उससे काफी हद तक कन्वर्ट हो जाता है कि कितने किलोमीटर आपने रन किया है। तो डाइट जो घूमने का जो है फिजिकल एक्टिविटी का मेन पार्ट ही है कि आपकी एक्सरसाइज जो घूमना है मेन पार्ट है। तो घूमने का सीधा सा कंसेप्ट है कि आप 30 मिनट चलें, 30 मिनट चलें, लेकिन 30 मिनट में कम से कम एटलीस्ट आपको 2.5 किलोमीटर कवर करना है। 2.5 किलोमीटर से अगर अपन कम कवर कर रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के क्राइटेरिया में नहीं आए। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनको नी अर्थराइटिस है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उतना फिजिकली नहीं चल पाते हैं, उनके लिए डेफिनेटली वो जितना चल रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत वो ही अच्छा है। लेकिन बात अपन सिर्फ स्वास्थ्य के ऊपर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे आइडियल यही होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट चलें और 30 मिनट में आप 2.5 किलोमीटर कवर करें। इवन उसमें ये भी है, कंसेप्ट ये भी है कि आप मान लो आप सिर्फ 5 दिन भी चल रहे, हफ्ते में 2 दिन आप छुट्टी भी रख रहे, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हफ्ते में 5 दिन चलें, 30 मिनट चलें और 2.5 किलोमीटर चलें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इतना करना या इतना होना। फिजिकल एक्टिविटी के अलावा सबसे एक जो आज के समय में जो यंग जितने भी होते हैं, यंग के साथ साथ जो मिडिल एज पर्सन हैं आज के समय में, जो 40 से 50 की डिकेड में है, उनको एक और बड़ी समस्या पैदा, मतलब समस्या नहीं बोलना चाहिए, एक और बड़ा कंसेप्ट आ चुका है कि जिम का, कि जिम जाएंगे, जिम से हमारा वजन कम हो गया, या जिम से हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो जिम के लिए मेरा ये कहना है कि जिम जाना कोई बुरी चीज नहीं है, डेफिनेटली जिम जाना एक अच्छी बात है, लेकिन जिम में जो करना है वो सिर्फ वहां पर मैक्सिमम जो एक्सरसाइज है आपको वो ट्रेडमिल को लेके करना है। वहां पे एक ट्रेडमिल मशीन होती है, ट्रेडमिल मशीन पे दौड़ना रहता है। जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पूरे जिम की जितने भी पार्ट है, जिम में सबसे जो बेस्ट मशीन है या बेस्ट जो पार्ट है वो ट्रेडमिल है। तो उसमें जिम में जाके आपको कोई स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग एक्सरसाइज पे उतना ज्यादा आपको फोर्स नहीं देना है, कि आप जो उनकी बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रहेंगी, मल्टीपल वो रिलैक्स स्ट्रेचिंग ऐसी मल्टीपल आपको एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि इनके ये बेनिफिट है, उनके ये बेनिफिट है। लेकिन सिर्फ अगर किसी चीज का बेनिफिट है तो वो है, वो मेन बेनिफिट जो अगर किसी चीज का है तो वो है मुख्य ट्रेडमिल मशीन का। तो अगर आप जिम जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जिम में जो मेन आपको एक्सरसाइज करनी है वो ट्रेडमिल के ऊपर करनी है। सेकेंड, वहाँ पे बहुत सारे जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं या जो आपको ट्रेन करने के लिए रहते हैं, वो बहुत सारे आपको वे प्रोटीन या इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या उनके बारे में आपको बताएंगे कि इससे बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट होता है। तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, वो डेफिनेटली वो हार्मफुल ही होता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। वो कहीं ना कहीं कितनी आपको कोई कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये नेचुरल सोर्स से बना है या इसमें पूरे नेचुरल वो है इंग्रीडियंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म ही करेगा। तो आप जिम जाना है अगर, तो जिम जाना है तो वहाँ की जो और साथ में जो नॉलेज मिलना है उस नॉलेज को नहीं अपनाना है, सिर्फ ट्रेडमिल पे आपको फोकस रखना है। थर्ड जो इसमें मेरा पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी के बाद में,
फिजिकल एक्टिविटी जितना डाइट का सिग्निफिकेंट है, सेम सिग्निफिकेंट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का है। और मेरा थर्ड जो मेजर पॉइंट है आज का, थर्ड मेरा जो फोकस पॉइंट है वो है स्लीप को लेकर, नींद को लेकर। कि नींद नींद के लिए भी आज के टाइम पे बहुत सारी स्टडी है, नींद के लेके भी आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं कि 8 घंटे की नींद से ही बाकी आपकी जो फ्यूचर में जितनी भी, मैं पहले भी बीमारियों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, शुगर से लेके ब्लड प्रेशर से लेके जितनी भी बीमारी है, अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, 8 घंटे की नींद आपकी प्रॉपर है, तो ही आप उन सब चीज बीमारियों से बच सकते हैं। नींद भी एक हेल्थ का बहुत बड़ा पार्ट है, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत बड़ा पार्ट है कि प्रॉपर समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे जागना। एक ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि रात को आपको सोना चाहिए, दिन में आपको जगना चाहिए, सुबह जल्दी सोना चाहिए। जो सच जो कंसेप्ट है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जगना है, आपको सुबह जल्दी जागना है, सुबह ही से आपको काम शुरू करने हैं और रात को जल्दी सोना है। बॉडी के अंदर हर बॉडी के अंदर जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो कार्टिसोल लेवल होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग लेवल पे सुबह 6 बजे उनका बॉडी में लेवल अलग होता है, उनका 6 बजे उनका लेवल, रात को 8 बजे उनका लेवल अलग होता है। तो सब बॉडी में जो ब्रेन के अंदर एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, ये भी पूरा वैज्ञानिक रूप से तथ्य इनके कि वैज्ञानिक रूप से इन सब चीजों को कि रात को सोना ही सही क्यों बताया। आप 8 घंटे की नींद मान लो, रात के 3 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक ले रहे हैं 8 घंटे की नींद, तो वो सही नहीं है, वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट है। जो आपकी जैबकीय घड़ी जो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए उसके वो खिलाफ है। क्योंकि जो हार्मोनल लेवल, जो हार्मोन है जिनके लेवल जिस लेवल पे होना चाहिए, जिस लेवल पे आपको आराम करना चाहिए, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। तो जो कंसेप्ट है कि आपको रात को ही सोना है, दिन में काम करना है, वो वैज्ञानिक रूप से भी एकदम प्रूवन है कि ऐसी चीजें क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोन वो बायोलॉजिकल घड़ी है, इनके ऊपर ही काम करती है। फिजिकल एक्टिविटी हो गई चौथा। अगर बात फिजिकल एक्टिविटी हो गई, डाइट के बारे में हो गया, और जो अपना मेन सोने के ऊपर, स्लीप के ऊपर हो गया। ये तो जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है या जो पहले से जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर था। और जो छोटे छोटे इसमें जो पॉइंट होना चाहिए, जो छोटे छोटे फोकस पॉइंट है, सबसे पहले एक मैं योगा के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि योगा और मेडिटेशन ये दो सबसे बड़े आपके पास औजार हैं, सबसे बड़े वेपन हैं आपको हेल्दी रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, कि आप भविष्य में लंबे समय तक स्वस्थ बने रहें, उनके लिए आपके पास मेन औजार हैं मेडिटेशन और योगा। और मेडिटेशन योगा भी आज के टाइम पे जैसे सभी चीजें हैं कि कोई भी चीज बनती है तो उसकी कॉपी तुरंत बन जाती है और उसकी फिर से कॉपी तुरंत बन जाती है। तो ये कॉपी टाइप की योगा भी आज के टाइम पे बहुत सारे चल रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट के साथ। तो जो सर्टिफाइड जो क्लासेस हैं या जो सर्टिफाइड कोर्सेस जिनने किया है, प्रॉपर उनसे ही सीखें या उनको ही फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करके या अपना कुछ उसमें नया कंसेप्ट डाल के जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं, कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप जो योगा कर रहे हैं या जो मेडिटेशन है, वो जो प्रॉपर ट्रेंड पर्सन है उनसे सीखने के बाद ही करें, क्योंकि जो सीखे हुए लोग हैं वो ही ज्यादा अच्छे से आप अपन को बता सकते हैं, अपन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मेरा एक और जो पॉइंट है वो एडिक्शन को लेके, व्यसन को लेकर, कि जो बहुत सारे एडिक्शन है, एडिक्शन में स्पेशली मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस पार्ट है एडिक्शन में वो है स्मोकिंग को लेके। स्मोकिंग को लेके मेरा ज्यादा फोकस है। स्मोकिंग जितने भी वर्ल्ड में लंग से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम बीमारी होती है, स्पेशली लंग कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं उनमें 3rd नंबर पे मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर होता है, और उसका 80% तक रीजन जो होता है वो स्मोकिंग रहता है। एक चीज अच्छी है कि लास्ट 3-4 दशकों में स्मोकिंग के इंसिडेंट्स कम हुए हैं या स्मोकिंग करने वालों की संख्या कम हुई है, ये अच्छी बात है। और व्यसन में स्मोकिंग के साथ साथ जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी डेफिनेटली, ऐसे सभी को जैसे पता रहता है कि अल्कोहल से लीवर खराब होता है, इनके अलावा भी मल्टीपल इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। 3rd नंबर पे है आपकी टोबैको। जो व्यसन है या जो एडिक्शन है
कहीं ना कहीं एक स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों से भी काफी हद तक बचाव करना पड़ेगा। व्यसन में मेजर चीज जो अपने कॉमनली जो देखने में आती है, टोबैको, अल्कोहल और स्मोकिंग। ये तीनों चीजें, जो स्मोकिंग है, लंग कैंसर के साथ साथ पूरे कार्डियक पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों के लिए रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग। तो एक जो नॉर्मल एक अच्छी लाइफ, जो आज का अपना टॉपिक है, स्वस्थ रहने के तरीके या स्वस्थ जीवन के लिए तरीके, स्वस्थ जीवन के तरीके की जो बात चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें व्यसन रहित होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के बेनिफिट क्या है? स्वस्थ रहने के बेनिफिट, सबसे पहला सबके आंसर यही रहेंगे कि आप स्वस्थ रहने से बीमारी नहीं होगी। ये डेफिनेटली एक तो एक बेनिफिट है। और एक और बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आप एक अपने कम्युनिटी में आप एक रोल मॉडल जैसे भी हो सकते हैं। कम्युनिटी में अगर कोई इन सब चीजों को फॉलो करता है तो वो एक रोल मॉडल जैसा कहलाएगा, या वो लोगों के लिए या यंग लोगों के लिए मॉडल रहेंगे कि देखो इनकी इतनी एज में भी ये इतने स्वस्थ हैं, या इतने हेल्दी हैं, या इतने अच्छे से काम करते हैं। बहुत हद तक जो हेल्दी हैं या जो स्वस्थ हैं, बहुत बार 60 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी बहुत सारे लोग, जैसे रहता है ना, बहुत सारे लोगों का अपन ही बोलते हैं कि आपको देख के नहीं लग रहा कि आपकी एज एज कितनी है, आपकी एज आपकी आपको देख के आपकी उम्र पता नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उनके लिए एक रिवार्ड होता है, या कहीं ना कहीं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट रहता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को या अपने हेल्थ के प्रति इतने सचेत हैं, या हेल्थ के प्रति इतने गंभीर हैं कि ये सब चीजें वो प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हैं। तो स्वस्थ सिर्फ एक स्वस्थ सिर्फ एक कोई मतलब एक लेक्चर बस नहीं है। स्वस्थ एक जीवन शैली है कि आप अपने लाइफ में आप स्वस्थ, मतलब आपका पूरा दिन जो है स्वस्थ, मतलब जो पहले मैं भी जब जब इतना मैं नहीं पढ़ता था, या मुझे जब मैं छोटा था, तो स्वस्थ को लेके मुझे बस यही लगता था कि बीमारी नहीं है मतलब मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन ये परिभाषा पूरी नहीं है। 2 बार मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वस्थ की परिभाषा ये अधूरी है। बीमारी नहीं रहना स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मतलब ये है कि आपको फ्यूचर में भी बीमारी ना आ पाए, भविष्य में भी जो बीमारी के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको आप अभी से कवर करके चलें, या अभी से आप उनके बारे में सोच के चलें, तो वो कहीं ना कहीं तभी जाके वो स्वस्थ की अपन पूरी परिभाषा में बैठेंगे। बहुत बार चीजें अपन को समझ में नहीं आती है कि ये एक्चुअल में स्वस्थ है कि कुछ और प्रॉब्लम। एक और मेरी जो ये तो मोटापे को लेके बात थी, कुछ और मेरे जो कंसेप्ट हैं, जो जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो है वेट को लेके, कि कोई दुबला पतला रहता है तो लोगों को लगता है कि ये स्वस्थ नहीं है या इसको कोई बीमारी है। ये भी सब भ्रांतियां हैं। जैसे मोटापे को लेके भी लोगों मोटापे को लेके लोगों में जागरूकता आई है। लेकिन जैसे जो दुबले पतले लोग रहते हैं, या किसी का वेट कम है, वेट कम को लेके लोगों को बड़ी भ्रांति रहती है कि ये हेल्दी नहीं है या ये बीमार रहता है। हेल्थ की परिभाषा, जो वर्किंग मॉडल है या हेल्थ की परिभाषा, उसमें ये है कि आपको जो काम दिया गया है या आपको जो काम करना है, आप वो काम अच्छे से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मान लो जैसे अपन रूटीन अपना ऑफिस जाते हैं, अपन ऑफिस का काम करते हैं, ठीक है, अपन 8 घंटे 10 घंटे जितना भी अपना टाइम अपन ऑफिस का काम कर रहे हैं, ये अपना रूटीन काम है, या अपन जिसको पहले ही से करते आ रहे हैं, और अपन अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो ये फिर अपनी कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। या वो रूटीन काम अपन अपना कर पा रहे हैं तो ये कोई हेल्थ से संबंधित नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। कोई एक मजदूर है जो मजदूरी करता है, 8 घंटे तसले उठाता है, अगर वो तसला नहीं उठा पा रहा, वो अपना काम नहीं कर पा रहा जो उसका रूटीन काम था, तो वो उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हर आदमी के हेल्थ के हो सकते हैं कि कुछ अलग अलग स्टेमिना हो, अलग अलग क्राइटेरिया हो। जो ऑफिस वाला है वो अगर 8 घंटे उसको तसले उठाने के लिए बोलेंगे, 8 घंटे उसको फावड़ा चलाने के लिए बोलेंगे, और उससे अपन उसकी स्वास्थ्य की परिभाषा देखेंगे तो ये परिभाषा भी सही नहीं। तो स्वस्थ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक इंडिविजुअलाइज चीज है। ये व्यक्तिगत निर्भर करता है, आपके खुद के रूटीन पे, आपके वर्क पे निर्भर करता है कि आपको कितना क्या चाहिए। तो ये कोई होड़ नहीं है, या कोई ये लड़ाई नहीं है, या कोई ये फाइट नहीं है, या ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हेल्थ का कंपटीशन ऐसे हो। हेल्थ हर जगह एक व्यक्तिगत विशेष होता है कि आपकी कितना कैलिबर है, और व्यक्ति विशेष के साथ साथ एज पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी किस एज में आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। हमारी एक्सपेक्टेशन जो सातवें और आठवें दशक के जो लोग हैं, उनमें
उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम से कि वो ट्रेडमिल पे बिल्कुल उतनी स्पीड से भाग सके। उनके लिए हेल्थ की डेफिनेशन ये रहेगी हमारी कि उनके जितने रूटीन काम है, उनके रूटीन काम मतलब वो खुद से खाना खा लें, खुद से नहा लें, या खुद के जो काम है पूजा करना, कहीं बाहर जाना, उतने काम अगर वो कर पा रहे हैं तो वो हेल्दी है। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होता है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है, एज पे डिपेंड होता है। ये बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर होते हैं जो स्वास्थ्य को जो कहीं ना कहीं बनाते हैं और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ एक पूरी आपकी जीवन शैली, पूरी जीवन शैली है। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, आप चाहे आप गुस्सा हो रहे हो, चाहे बच्चों पे गुस्सा हो रहा है, घर में किसी पे गुस्सा हो रहे हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें होती हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। तो स्वास्थ्य एक से व्यक्ति विशेष या एक अकेली चीज नहीं है कि हाँ हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारा पैर दर्द नहीं हो रहा है, हमें आज बुखार नहीं आया तो इसका मतलब स्वस्थ है। स्वस्थ एक आपकी जीवन शैली है और जिसको अपन अपनाएंगे तो ही अपन स्वस्थ रह पाएंगे। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक गृहिणी यदि घर के पूरे काम करती है तो क्या झाड़ू पोंछा पूरे काम, खाना, और तो क्या उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो सूटेबल है, पूरी हो जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सुटेबल नहीं होती। सुटेबल क्यों नहीं होती उसका मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। क्योंकि ये क्या है कि वो आप कंटिन्यूस वर्क नहीं होता उसमें, मतलब आपको कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो आप रोटी बना रहे हैं घर में, मान लो आप रोटी बना रहे हैं आप घर में, तो रोटी आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने आटा लिया, फिर आप थोड़े से कपड़े धोने चले गए, फिर थोड़ा सा पानी लिया, आप एक रूम में झाड़ू लगाने चले गए, फिर उसके बाद उसको मिलाया, फिर आप दूसरे कमरे में झाड़ू लेने चले गए, फिर आपने उसको रोटी बना के ऐसे रख दी, फिर आप थोड़ी सी बात करने चले गए, तो वो रोटी बन पाएगी क्या आपकी लास्ट तक? वो नहीं बन पाएगी आपकी रोटी। ऐसे ये होता है कि आपके जो जो रूटीन, जो आपके घर के जो काम होते हैं, घर के काम होते हैं, वो एज सच एक फ्रेमवर्क में नहीं होते, उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं होती। और जो बात हो रही है फिजिकल एक्टिविटी की, वो कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए। तो जैसे वो अपन बीच बीच में ब्रेक करके, जैसे अपन रोटी नहीं बना सकते, बीच बीच में ब्रेक करके अपन सब्जी नहीं बना सकते, ऐसे ही वो बीच में ब्रेक करके और जितने भी अपने जो घर के काम रहेंगे वो कहीं ना कहीं उनमें ब्रेक होगा। आप कंटिन्यूटी उसमें हो नहीं सकती। आप झाड़ू भी ज्यादा ज्यादा लगेगी तो 5-10 मिनट लगेगी, और 6-10 मिनट लगेगा। और वो ये सब चीजें क्या है कि मतलब ये फिजिकल एक्टिविटी इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया कि भाई आपको 30 मिनट चलना है, 2.5 किलोमीटर चलना है। बेसिकली आपको क्या है कि इतना फिजिकल एक्टिविटी करके आपकी हार्ट रेट उतने लेवल तक बढ़ानी है जितने लेवल तक आपका हार्ट पंप कर रहा कि नहीं कर रहा। वो सब चीजें देखने के लिए ये चीजें हैं। तो वो घर के जो काम है, या बहुत सारे लोग रहते कि हम तो दिन भर काम करते, बहुत सारे दुकानदार रहते कि बोलते कि हम तो दिन भर काम करते, लेकिन वो जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो घूमने से बस पॉसिबल हो सकती है। थैंक यू। ट्रेडमिल पर भी चलते हैं तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक घबराहट होती है कि हार्ट बस्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके भी वो रहते हैं कि आपको एंजाइना या चेस्ट पेन होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडमिल पे चढ़ने में। और क्या है कि हमेशा एक चीज और जो कॉमनली जो देखने में आती है लोगों के बीच में, कि जैसे अभी मैं बोल दूं, या मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैंने उनको बोल दिया कि अभी कल से आपको घूमने जाना है। अब घूमने जाना मतलब उनके लिए एक मिशन हो गया। अब वो कल से 3 किलोमीटर घूमने जाना शुरू करेंगे, और वो 2-3 जाएंगे, बोलेंगे हमारे तो इतने हाथ पांव दर्द कर रहे हैं कि अब हम नहीं जा सकते करके। ये क्या है, ये मोटिवेशनल मॉडल होना चाहिए, मोटिवेशन के थ्रू होना चाहिए कि आप पहले दिन ठीक है, आप पहले दिन आधा किलोमीटर चलें, पहले दिन आप थोड़ा तो चलें, फिर धीरे धीरे उनको ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाते रहें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको ग्रेजुअली नहीं बढ़ाएंगे, पहले दिन ही उसको उनको 3 किलोमीटर जाना। आप आधा किलोमीटर धीरे धीरे शुरू करके आप उसको 1 हफ्ते 10 दिन में आप लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आप 3 किलोमीटर चलने लगेंगे। लेकिन अगर अपन सीधे ऐसे ही चलने शुरू करेंगे तो वो शायद पॉसिबल ना हो, और वो कहीं ना कहीं से और डिमोटिवेशन हो जाए इसके लिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आजकल कहीं पर भी बात होती है अपने मित्रगण में या ऑफिस में, तो सभी ये कहते हैं कि भाई हम तो सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे विटामिन डी का, और जो ये बने बनाए सप्लीमेंट टीवी पे भी ऐड आता है जैसे, तो वो सर हमको लेना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जो मतलब क्या होता है, कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुए हैं, लोगों को लगता है कि जो हम ले रहे हैं वो सही नहीं है। मतलब जो खाना है उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जो अपन भोजन ले रहे हैं वो पूर्ण नहीं है,
कंसेप्ट वहीं से शुरू होता है कि आपने जो लिया आपको ये नहीं मिला, आपको वो नहीं मिला, आपने उसमें मल्टी मिनरल्स नहीं मिले आपको। लेकिन जैसे मैंने जी सबसे पहले जो शुरू किया था कि एक भारतीय थाली के बारे में मैंने बताया था कि एक जो भारतीय थाली होती है उसके लिए बिल्कुल बोला जाता है एक कंप्लीट फूड है। इसके बारे में जो स्टडी है कि जो विटामिन लेने के जो मल्टी विटामिन हैं या जो सप्लीमेंट्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। उनसे जो लोगों को लगता है कि इससे लाइफ बढ़ जाएगी या सर्वाइवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनके जो लॉन्ग टर्म में जो उनके डाटा देखे गए हैं या उनके लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट आए हैं वो हमेशा हार्मफुल रिजल्ट आए, चाहे जितने भी मल्टी विटामिन हो, कि जो लंबे समय तक जो विटामिन लिए हैं उनसे फायदा नहीं होता बल्कि उनसे नुकसान होता है। हाँ सर मैं थोड़ा समय तो ले रहा हूँ। जैसे ना ये कॉड लिवर ऑयल करके कैप्सूल आती है, सप्लीमेंट मेरा मतलब वो नहीं था जो जिम में सप्लीमेंट मिलते हैं मेरा बॉडी को करने सप्लीमेंट के से लिए। मतलब हाँ मेरा जो मल्टी विटामिन अवेलेबल है मार्केट, जी 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 सलमान जी खान की बॉडी में जो दिखाती है या हाँ कोई ऐड दिखाती है, मैं उन्हीं के लिए जी बोलना चाह रहा हूँ कि जी जो जी वो जितने भी हैं जो ऐड हैं ये मल्टी जी विटामिन, चाहे वो कॉड लिवर हो, मल्टीपल ऐसे ऑप्शन है कि विटामिन के सप्लीमेंट्स आते हैं। कि मैं जी सप्लीमेंट्स का मतलब मैं डेफिनेटली मेरा जिम से मतलब नहीं है, मैं इन्हीं ठीक का है जी सर कॉड लिवर मल्टीविटामिन टैबलेट, ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये जी लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होते हैं। इनसे फायदा नहीं, फायदा तो ठीक है, मतलब एक चीज तो ये भी है कि भाई ये हार्म ना करे, ठीक है ना, लेकिन जो इसमें स्टडी है वो ये है कि हार्मफुल ही होते हैं लॉन्ग टर्म में, फायदा तो ये ठीक कुछ नहीं कराते। तो ठीक है ऐसा सर ये जबरदस्ती, वो तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बताने के जी तरीके हैं कि उसको खाने से जी सलमान खान जैसी बॉडी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है और ऐसा कुछ रहता नहीं है। डॉक्टर साहब से मुझे मेरा डायरेक्ट सवाल ये है कि हम आज जो बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, एक मन स्थिति भी होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है, तो इसमें दोनों शामिल हैं। और शामिल हैं तो परसेंटेज वाइज हमको 100% फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, 100% हमारा मनोबल बड़ा होना चाहिए। ये इतना परसेंटेज होना चाहिए कि कम परसेंटेज में भी काम चल जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है एक्सरसाइज करने की हेल्थ के लिए, लेकिन मन नहीं होता, कभी मन नहीं होता, फिर टाइम नहीं होता। तो इन सब का आपस में क्या तालमेल है ताकि हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें? मैंने जैसे पहले मैंने जैसे बोला था कि जो हेल्थ की परिभाषा में 3 मैंने जो जी एलिमेंट लिए थे, एक मेंटल, एक सोशल और एक फिजिकल, जी और ये तीनों चीजों का बैलेंस ही आदमी को हेल्दी रख सकता है करके। जी। और तो परसेंटेज की बात करें कि मतलब वो कैसे, बैलेंस हम कैसे असेस कर सकते हैं, मतलब बैलेंस है या वो? जी मतलब कि अपन मेंटली रूप से इतना प्रिपेयर रहें कि अपन फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। जी हाँ मतलब इनका बैलेंस तो मतलब बैलेंस तो आपको अपनी लाइफ से बनाना पड़ेगा। और जी परसेंटेज तो जैसे इनका मेंटल वेलबींग का या मेंटल परसेंटेज को देखा जाए तो 100% है। अगर अच्छा आपका मतलब जैसे फिजिकली इंप्रूव रखने के लिए मेंटल अगर उसका परसेंटेज देखें तो 100% उसका योगदान है। आप अच्छा अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं है या मेंटली आप अवेयर नहीं है या मोटिवेटेड नहीं है तो कोई भी आदमी फिजिकल एक्टिविटी या इन चीजों के लिए जाएगा ही नहीं। ना वो डाइट जी के लिए हो सकता है, ना वो व्यसन छोड़ सकता है, ना एडिक्शन छोड़ सकता है। तो ओवरऑल इन सब चीजों में जो सबसे बड़ा पार्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है। जी और बीमारी की भी बात करें तो जो सबसे अनडायग्नोज जो बीमारियां होती हैं वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जी डिप्रेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनडायग्नोज बीमारी है कि जो सबसे जी कम लोगों को पता पड़ पाती है कि ये हमें समस्या है करके। और सबसे कम अगर कोई फील्ड पे काम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मेंटल हेल्थ है, जिसके जी ऊपर और काम होना चाहिए। तो मैं तो पर्सनली मेंटल हेल्थ को इन सब ज्यादा 100% ही मानूंगा कि अगर मेंटल हेल्थ ही है तो ही वो आदमी फिजिकल एक्टिविटी, वो तो वही आदमी सोशलाइज हो सकता है, वही आदमी फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, वही डी एडिक्शन या एडिक्शन में हेल्प कर सकता है। जी अगर मेंटल हेल्थ नहीं है तो बाकी तो ये उसके नीचे वाली चीज है कि अगर मेंटली वो स्ट्रांग रहेगा तो ही जाके ये चीजें शुरू करेगा कि वो घूमने के लिए मोटिवेट हो जाए, वो खाने के लिए मोटिवेट हो जाए। नहीं तो ये सब चीजें तो मतलब समझानी मुश्किल हो जाए। थैंक यू वेरी मच, सही कहा आपने, थैंक यू, धन्यवाद। मैं सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर हम जो नॉर्मल एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं या वर्कआउट करते हैं उसके कितने घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना चाहिए? मतलब ऐसा कुछ मतलब जैसे आइडियली आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो आप चाय वगैरह टी कॉफी वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसे रूल नहीं है, इवन आफ्टर ब्रेकफास्ट भी जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि अपन खाली पेट ही जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको खाली पेट ही जाना है। नहीं सर, अगर इवनिंग वर्कआउट कर रहे हैं तो बेसिकली इवन बहुत बहुत तो हद तक लोग ये भी करते हैं कि खाना खाने के बाद टहलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कॉलोनी में कि वो रात को खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं।
तो इसका कोई ऐसे फिक्स प्रोटोकॉल या फिक्स ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतना खाने के बाद ही, इतना ना खाने के बाद ही, या इतने आवर्स के बाद जाए। मतलब इनसे डाइट से और एक्सरसाइज, इनके ड्यूरेशन और टाइम और इनके गैप, इनका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। आपको जो सूट करे वैसे कर सकते हैं। थैंक यू सर।